हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 1 अप्रैल 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वसीराओ डियोमाय फेई किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो अभी हाल ही में सेनेगल देश के नए राष्ट्रपति बने हैं वसीराओ डियोमाय फेई। याद रखिएगा कि सेनेगल अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और उसके अब नए राष्ट्रपति बने हैं वसीराओ डियोमाय फेई। वह सेनेगल के 5वें राष्ट्रपति बनने वाले हैं और याद रखिएगा कि वह अफ्रीका में सबसे कम उम्र के निर्वाचित राष्ट्रपति बनने वाले हैं। उनकी उम्र 44 साल है। सेनेगल को आप देख सकते हैं, यह है अफ्रीका कॉन्टिनेंट और यहां पर स्थित है सेनेगल। ठीक है, ये आप सेनेगल का फ्लैग भी देख लीजिएगा। सेनेगल पश्चिम अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। इसे अफ्रीका का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि अफ्रीका का प्रवेश द्वार किस देश को कहा जाता है? तो सेनेगल को कहा जाता है। 1960 में सेनेगल को फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, इसलिए यहाँ की लैंग्वेज फ्रेंच है। राजधानी क्या है? डकार। और यहाँ की करेंसी है CFA फ्रैंक। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो साइमन हैरिस अभी हाल ही में आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। लुइस मोंटेनेग्रो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं। मोहम्मद मुस्तफा फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री बने हैं। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। फेलेटिट्यो तुवालू के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नवाफ सलाम ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष बने हैं। ओल्जास वैक्टुनोव कजाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं और वर्नाडो एरेवलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। इसके अलावा एमरसन मनांगवा जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट बने हैं। श्रेथा थाबिशिन थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। हुन मानेट कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं और एडगर्स रिंकेविक्स लातविया के राष्ट्रपति बने हैं और पेटेरी ओरपो फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो दोस्तों, ये हैं हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप नोट जरूर कर लीजिएगा। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो आपको चैनल मिल जाएगा। उससे ऐड हो जाना है तो आपको PDF भी वहां पर मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, PDF क्लास नोट, डेली क्विज, ये सभी मिल जाएगा और ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मार्च माह खत्म हो चुका है तो उसके करंट अफेयर्स की ई बुक ऐप पर लॉन्च कर दी गई है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। इसके अलावा ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगी और जो भी और इम्पोर्टेंट ई बुक हैं वो सभी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएंगी, तो इसलिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियामी ओपन 2024 में ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन के साथ मिलकर के मेंस डबल्स का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा रोहन बोपन्ना ने। तो भारत के टेनिस प्लेयर हैं रोहन बोपन्ना, तो उन्होंने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के अपने पार्टनर मैथ्यू एबडन के साथ मिलकर के मियामी ओपन 2024 में मेंस डबल्स का खिताब जीता है। अब आपके लिए एक और यहां पर क्वेश्चन बन जाता है, मियामी ओपन का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध टेनिस से है। दोस्तों, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की जोड़ी है, काफी महत्वपूर्ण जोड़ी है और इसने कई खिताब भी जीते हुए हैं। तो इन दोनों की जोड़ी ने मियामी ओपन 2024 में मेंस डबल का खिताब जीता हुआ है। रोहन बोपन्ना की बात करें तो उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया है। रोहन बोपन्ना 44 साल की उम्र में ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं, तो ये उनके नाम एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हो गई है। मियामी ओपन 2024 में बोपन्ना और एबडन की जोड़ी ने क्रोएशिया के इवान डोडिक और अमेरिका के ऑस्टिन क्राजिसेक की जोड़ी को हराया है। दोस्तों, इससे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में भी बोपन्ना और एबडन की जोड़ी ने मेंस डबल्स का खिताब जीता था। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी इन दोनों की जोड़ी ने मेंस डबल का खिताब जीता है और मियामी ओपन 2024 में भी इन्होंने मेंस डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। चलिए दोस्तों, मियामी ओपन के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो मियामी ओपन को 1985 में स्थापित किया गया था। यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है।
अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मियामी ओपन का आयोजन किस देश में किया जाता है, तो इसका आयोजन अमेरिका में किया जाता है। 2024 में अभी तक महिला एकल का खिताब अमेरिका की डेनियल कॉलिंस ने जीता है। दोस्तों, टेनिस से रिलेटेड कुछ कप और ट्रॉफियां डिस्कस कर लेते हैं। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, तो ये जीके जीएस का क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। तो डेविस कप टेनिस से रिलेटेड है, हॉपमैन कप, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, बिली जीन किंग कप जिसे फेड कप भी बोला जाता है, ये भी टेनिस से रिलेटेड है। और आपको याद रखना है बिली जीन किंग कप महिलाओं के टेनिस से रिलेटेड है। यू थांड कप ये भी टेनिस से रिलेटेड है। जय लक्ष्मी कप ये महिलाओं की टेनिस से रिलेटेड है। स्वेथलिंग कप पुरुष के टेनिस से रिलेटेड है। और त्रावणकोर कप ये महिलाओं के टेनिस से रिलेटेड है। और व्हाइट मैन कप ये भी टेनिस से रिलेटेड है। तो ये है टेनिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कप और ट्रॉफियां। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि टेनिस से ही जुड़े हुए हैं। तो चेन्नई ओपन 2024 में सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? सुमित नागल ने। तो चेन्नई ओपन चेन्नई में ही आयोजित किया गया था 2024 में, और इसका सिंगल्स का खिताब सुमित नागल ने जीता है। इटली के यानिक सिनर ने रूस के डैनियल मेदवेदेव को हरा करके ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेंस सिंगल्स का खिताब जीता था। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता था? बेलारूस की आरियाना सबलेंका ने। दोस्तों, अभी हाल ही में कार्लोस अलकराज और इगा स्विएटेक ने इंडियन बेल्स टेनिस खिताब 2024 जीता है। यानी कार्लोस अलकराज ने मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है और इगा स्विएटेक ने वुमेन्स सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों, भारत के टेनिस प्लेयर रहे हैं विजय अमृतराज और लिएंडर पेस। तो उनको अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो ये हैं लिएंडर पेस और ये हैं विजय अमृतराज जी। तो इन दोनों लोगों को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, यानी कि उन्हें एक सम्मान दिया गया है टेनिस के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में मीना चरांदा को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मीना चरांदा कौन है? तो वो दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। तो उन्हें 2024 का अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड दिया गया है। अब दूसरा सवाल आपके सामने ये आता है कि ये अवार्ड किसने प्रदान किया है? तो सोक्रेट्स सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी दिल्ली के द्वारा यह अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड उन्हें क्यों दिया गया है? तो उन्हें शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया गया है। चलिए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार जेम्स बायस और बीना अग्रवाल को प्रदान किया गया है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो प्रदान किया गया है भूटान की सरकार के द्वारा। प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया है। डॉक्टर उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया है। उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को डायना मेमोरियल अवार्ड दिया गया है। रतन टाटा जी को अभी हाल ही में पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड दिया गया है। अमिताभ घोष को नीदरलैंड का इरास्मस पुरस्कार 2024 दिया गया है। टीएम कृष्णा को संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से मॉरिशस ने अभी हाल ही में सम्मानित किया है। ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। और आपको याद रखना है कि चमेली देवी जैन पुरस्कार महिला पत्रकारों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा अर्नव बनर्जी। तो दोस्तों, अर्नव बनर्जी को अभी हाल ही में ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अर्नव बनर्जी की बात करें तो वो सीएट लिमिटेड के एमडी और तो यह है भारत में टायर मैन्युफैक्चरर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि टायर बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसे 1975 में गठित किया गया था और इसमें अपोलो टायर्स, जेके टायर्स, सीएट और एमआरएफ जैसी कंपनियां शामिल हैं। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अभी हाल ही में राजीव कुमार शर्मा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल बने हैं। सदानंद वसंत दाते एनआईए के महानिदेशक बने हैं। पीयूष आनंद एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल बने हैं। हंसा मिश्रा की बात करें तो वो यूपीएससी में निदेशक बने हैं। इसके अलावा मरियम मेमन मैथ्यू डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष बनी है। नवीन जिंदल
इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। MB राव भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बने हैं। इसके अलावा दोस्तों अभय ठाकुर म्यांमार में भारत के राजदूत बने हैं। किरण रिजिजू खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बने हैं। तो ये हैं हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक खरीद के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा जेम। तो दोस्तों सार्वजनिक खरीद का मतलब क्या है? जैसे आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर जाते हैं तो आपके सामने बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, फिर उनको आप खरीद सकते हैं, तो इसे सार्वजनिक खरीद बोला जाता है। तो सार्वजनिक खरीद के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन बना है? जेम बना है। तो जेम भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल है। तो अब ये दुनिया में सार्वजनिक खरीद के लिए तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। वर्तमान में साउथ कोरिया का कोनेप्स दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसके बाद सिंगापुर का जीबिज है और फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर है जेम। दोस्तों अगर हम इस वित्त वर्ष की बात करें, यानी कि जो अभी करंट में चल रहा है 23-24 वाला, तो इसमें जेम में 4 लाख करोड़ से अधिक के सकल व्यापारिक मूल्य का लेन देन किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों जेम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो इसे गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल या जेम पोर्टल बोला जाता है। इसे 2016 में शुरू किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि जेम की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। दोस्तों अब हम समझते हैं कि ये जेम किस प्रकार से काम करता है। तो अगर आपको पर्सनली कोई वस्तु खरीदनी है, कोई प्रोडक्ट खरीदना है, तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन होंगे, बहुत सारी वेबसाइट होंगी, वहां से आप वस्तुओं को खरीद सकते हैं। लेकिन अगर किसी सरकारी विभाग को कोई वस्तु खरीदनी है या कोई सर्विस प्राप्त करनी है, तो वो कहाँ जाएं? तो वो जेम पोर्टल पर जाएंगे, वहां से वस्तुओं को खरीद सकेंगे और सेवाओं को प्राप्त कर सकेंगे। बात करते हैं जेम के CEO की, तो वर्तमान में है PK सिंह। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022-23 में सबसे ज्यादा बाल विवाह किस राज्य में रोके गए हैं? आंसर हो जाएगा बिहार। तो दोस्तों ये क्वेश्चन केवल बिहार वालों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए क्वेश्चन है, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से सुनते जाइएगा। तो 161 सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक गठबंधन बनाया है और उस गठबंधन ने एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। तो इसी अभियान के तहत 2022-23 में 59,364 बाल विवाह रोके गए हैं। तो देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है बाल विवाह का। तो पूरे देश में 59,364 बाल विवाह रोके गए हैं इस अभियान के तहत। और दोस्तों इसमें यह आंकड़ा निकल करके आता है कि 9,551 बाल विवाह के मामले ऐसे थे जिन्हें कानूनी हस्तक्षेप के माध्यम से रोका गया है, यानी कि पुलिस के माध्यम से इन बाल विवाहों को रोका गया है। बाकी 49,813 बाल विवाह ऐसे रोके गए हैं कि उनके माता पिता से काउंसलिंग की गई है और उनके परिवारजनों से काउंसलिंग की गई है, उनसे बातचीत की गई है और उस बाल विवाह को रोका गया है। तो 49,813 बाल विवाह माता पिता की काउंसलिंग के माध्यम से रोके गए हैं। दोस्तों रोके गए बाल विवाहों में लगभग 60% लड़कियां 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की थी, यानी कि 60% लड़कियां ऐसी थी जिनकी शादी 15 से 18 वर्ष के बीच में की जा रही थी और 26% लड़कियां ऐसी थी जिनकी उम्र 10 से 14 वर्ष थी। तो कितनी छोटी उम्र में इन बच्चियों की शादी की जा रही थी। सबसे ज्यादा बाल विवाह रोके गए हैं बिहार में 31%, फिर पश्चिम बंगाल में 11%, उत्तर प्रदेश में 11%, झारखंड में 10% और राजस्थान में 7%। तो ये हैं सबसे ज्यादा बाल विवाह रोके गए स्टेट। सबसे ज्यादा बाल विवाह की FIR कहां दर्ज की गई है? वो की गई है पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में 32% FIR की गई हैं बाल विवाह को लेकर के, बिहार में 7%, असम में 27%, उड़ीसा में 8% और महाराष्ट्र में 6% बाल विवाह को लेकर के FIR की गई हैं। दोस्तों भारत में कानून के मुताबिक शादी करने के लिए लड़के की आयु 21 साल होनी चाहिए और लड़कियों की आयु 18 साल होनी चाहिए। इससे नीचे जो विवाह किया जाएगा वो बाल विवाह की कैटेगरी में आएगा। दोस्तों बाल विवाह को रोकने के लिए 2006 में एक कानून बनाया गया था जिसे बाल विवाह प्रतिषेध कानून बोला जाता है। दोस्तों ये कानून बाल विवाह को अपराध बताता है, यानी कि इस कानून में ये कहा गया है कि जो बाल विवाह है वो अपराध की श्रेणी में आता है। इस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति
या संगठन बाल विवाह होने की जानकारी होने पर कोर्ट से उसे रुकवाने का आदेश ला सकता है, और अगर नहीं रोका जाता है तो उसमें कार्रवाई भी की जाएगी आगे जाकर के। तो दोस्तों, इस प्रकार का ये कानून बनाया गया था 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी समूह के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े तांबा विनिर्माण संयंत्र यानी कि कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के पहले चरण की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा मुंद्रा, गुजरात में। तो दोस्तों, अडानी ग्रुप के द्वारा मुंद्रा, गुजरात में कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया गया है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा। तो इसके पहले चरण की शुरुआत मुंद्रा में की जाएगी। यह संयंत्र तांबे के आयात पर भारत की जो निर्भरता है उसको कम करने में मदद करेगा, और मार्च 2029 तक यह संयंत्र 1 मिलियन टन की पूरी क्षमता के साथ कार्य करना शुरू कर देगा, यानी 2029 तक ये अपना काम करना शुरू कर देगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि तांबे का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो वो होता है चिली में, और भारत में सबसे अधिक कॉपर कहाँ होता है? वो होता है मध्य प्रदेश में, फिर उसके बाद राजस्थान में। दोस्तों, तांबे के अयस्क आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि तांबे का कौन सा अयस्क होता है, तो कैल्कोसाइट, क्यूप्राइट और मेलाकाइट और अजुराइट, ये सभी तांबे के अयस्क माने जाते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो 2023 में अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार दिया गया था। अभी हाल ही में रिलायंस कंपनी ने मध्य प्रदेश में अडानी की कंपनी के स्वामित्व वाली एक बिजली परियोजना में 26% की हिस्सेदारी प्राप्त की है। गोपालपुर पोर्ट जो कि ओडिशा में है, उसमें अभी हाल ही में अडानी पोर्ट्स ने 95% हिस्सेदारी खरीद ली है। अडानी पोर्ट्स के एमडी कौन बने हैं? करण अडानी। कानपुर में अडानी समूह साउथ एशिया की सबसे बड़ी हथियारों वाली फैक्ट्री स्थापित करेगा। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा कि ओडिशा को ही उत्कल के नाम से जाना जाता है। तो 2024 में ओडिशा ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया है, और हर साल ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों, ओडिशा राज्य का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था, इसलिए उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। तो पहले ओडिशा बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, लेकिन फिर 1 अप्रैल 1936 को ये अलग स्टेट बन गया था, और इसके साथ ही बिहार भी अलग हुआ था। दोस्तों, ओडिशा के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो ओडिशा का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी भुवनेश्वर है, राज्यपाल हैं रघुवर दास, चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, और विधानसभा की 147, राज्यसभा की 10 और लोकसभा की 21 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस ऑपरेशन के तहत ईरानी जहाज अल कंबर को बचाया है? आंसर हो जाएगा ऑपरेशन संकल्प। तो देखिए दोस्तों, भारतीय नौसेना के द्वारा हिंद महासागर के क्षेत्र में एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन संकल्प। तो होता क्या है, हिंद महासागर वाले क्षेत्र में डाकू जहाजों को लूटने का काम करते हैं। तो इसी लूट से बचाने के लिए और हिंद महासागर में व्यापार सही तरीके से हो सके, उसके लिए भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन संकल्प चलाया जा रहा है। तो अभी हाल ही में एक ईरानी जहाज को भारतीय नौसेना के जवानों ने बचाया है, और इस जहाज का नाम है अल कंबर। और दोस्तों, और जो डाकू पकड़े गए हैं उनको इंडिया लाया गया है, और उन पर अब कार्रवाई होने वाली है। दोस्तों, इस ऑपरेशन में INS सुमेधा को शामिल किया गया था। इसके अलावा INS त्रिशूल भी इस ऑपरेशन में शामिल था। और ये जो ईरानी जहाज पकड़ी गई थी, इसमें 23 पाकिस्तानी नागरिक भी थे, तो उनको सुरक्षित बचा लिया गया है लुटेरों से। दोस्तों, ऑपरेशन संकल्प की अगर हम बात करें तो यह इंडियन नेवी के द्वारा चलाया जा रहा है, और इसका मुख्य उद्देश्य है नौ परिवहन और व्यापार के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाया जाए। भारतीय नौसेना के अनुसार 23 मार्च 2024 तक उसने 110 लोगों की जान बचाई है, जिसमें 45 भारतीय हैं और 65 विदेशी नागरिक हैं। आपको याद रखना है, नौसेना स्टाफ के वर्तमान में प्रमुख कौन है? एडमिरल R हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट किसके द्वारा डेवलप किया जाएगा? तो यह माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI के द्वारा डेवलप किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। तो दोस्तों, ओपन AI और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक डेटा सेंटर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जो कि
$100 बिलियन का प्रोजेक्ट है। तो इसी प्रोजेक्ट के तहत एक सुपर कंप्यूटर बनाया जाना है जिसका नाम रखा गया है स्टारगेट। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप नोट जरूर करिएगा। ओपन एआई की बात करें तो यह अमेरिकी संगठन है जिसे 2015 में बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शोध करना। वर्तमान में ओपन एआई के सीईओ कौन है? सैम अल्टमैन। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो यह दुनिया में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा विक्रेता है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को की गई थी। इसके संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 150 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले भारत के एकमात्र फुटबॉलर कौन बने हैं? सुनील छेत्री। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? निधु सक्सेना। किस राज्य के 4 टाइगर को राजस्थान में स्थानांतरित किया जाएगा? उत्तराखंड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न प्रदान किया है? 4। और इसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी भारत रत्न दिया गया है। तो इस प्रकार से 5 व्यक्तियों को राष्ट्रपति जी के द्वारा भारत रत्न प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? राजस्थान में। कोरोना वायरस नेटवर्क जिसे कोविनेट बोला जाता है की शुरुआत किसने की है? WHO ने। FIH एथलीट पैनल के को प्रेसिडेंट कौन बने हैं? PR श्रीजेश। महिला एशिया कप T20 आयोजन किस देश में किया जाएगा? श्रीलंका में। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पाली, राजस्थान में। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत एवं दुनिया में प्रथम डिस्कस करेंगे। तो विश्व की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार का अनावरण नई दिल्ली में किया गया है। भारत में पहली बार हाइड्रोजन बस सेवा लेह में शुरू की जाएगी। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में शुरू की गई थी। दुनिया की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन चाइना में चलाई गई है। दुनिया का पहला डुअल मोड व्हीकल जापान में चलाया गया था। भारत की पहली वाटर टैक्सी सर्विस नवी मुंबई से मुंबई के बीच शुरू की गई थी। भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा कोच्चि में शुरू की गई है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में शुरू की गई है। और भारत के पहले हाइड्रोजन पर चलने वाला ट्रक बेंगलुरु में चलाया गया है। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध फुटबॉल से है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर फुटबॉल बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।